Hello students. So in the previous lecture I was talking about the viruses, okay, and we were talking about the chapter that is biological classification. So today we will start with the process of biological classification. I hope आपने वायरस वाला lecture अच्छे से go through कर लिया. That is a very important topic. ठीक है, every term, everything which I have mentioned in the lecture is very important. So make sure you go through the lecture properly. काफ़ी सारे बच्चों की notes मुझे आई नहीं है. So make sure आप उसकी notes जब बनाओ तो WhatsApp करके मुझे भेज देना. ठीक है, so let's start with the biological classification. सो वायरस की अगर बात करते हैं तो वायरस कोई भी ग्रुप में नहीं आता है क्योंकि इट इज द इंटरमीडिएट बिटवीन द लिविंग एंड द नॉन लिविंग. ठीक है, वायरसेस क्या है? वायरस आर द इंटरमीडिएट्स बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड नॉन लिविंग आइडेंटिटी. ठीक है, सो टॉकिंग अबाउट बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की अगर बात करते हैं तो अर्लियर जो क्लासिफिकेशन था इट वाज नॉट बेस्ड ऑन साइंटिफिक क्राइटेरियाज. इट वाज नॉट बेस्ड ऑन दिस साइंटिफिक क्राइटेरियाज. ठीक है, तो मैं लिखता हूं early attempts of classification were not based on scientific क्राइटेरिया. ठीक है, जो अर्लियर अटेम्प्ट्स थे क्लासिफिकेशन के दे वर नॉट बेस्ड ऑन द साइंटिफिक क्राइटेरिया. तो यार किस चीज के ऊपर बेस्ड थे? जो अर्लियर क्लासिफिकेशन किया गया था, जो अटेम्प्ट किया गया था क्लासिफिकेशन करने के लिए, तो वो साइंटिफिक क्राइटेरिया पे बेस्ड नहीं था. तो अगर साइंटिफिक क्राइटेरिया पे बेस्ड नहीं था तो किसके ऊपर बेस्ड था? सो इट वाज बेस्ड ऑन यूसेज. यार वो जो पर्टिकुलर चीज है उसका यूज क्या है, वो पर्टिकुलर प्लांट है उसका यूज किस चीज में आ रहा है, वो पर्टिकुलर एनिमल है वो किस चीज में यूज में आ रहा है, तो उसके बेसिस पे अर्लियर क्लासिफिकेशन किया जाता था. सो इट वाज बेस्ड ऑन द यूसेज, जैसे कि फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग. ठीक है, तो इसके बेसिस पे चीजों का क्लासिफिकेशन किया जाता था. ठीक है, इन द अर्लियर टाइम्स इट वाज नॉट बेस्ड ऑन द साइंटिफिक क्राइटेरियाज. ठीक है, तो जो फर्स्ट अटेम्प्ट था ओके इट वाज परफॉर्म्ड बाय द साइंटिस्ट एरिस्टोटल. ठीक है, फर्स्ट attempt was performed by Aristotle. ठीक है, जो सबसे पहला अटेम्प्ट था टू क्लासिफाई ऑर्गेनिज्म दैट वाज परफॉर्म्ड बाय एरिस्टोटल. सो हाउ डिड ही क्लासिफाई थिंग्स, हाउ डिड ही ग्रुप थिंग्स? तो ही ग्रुप्ड देम इनटू टू, प्लांट्स एंड एनिमल्स. ओके, तो मैं यहां पे लिखूंगा स्टार्टिंग में so that was into plants and animals. ठीक है, और कौन से बेसिस पे? सो इट वाज मॉर्फोलॉजिकल. मॉर्फोलॉजिकल मतलब एक्सटर्नल फीचर जो होते हैं, एंड हैबिट. मॉर्फोलॉजिकल एंड बेस्ड ऑन द हैबिट. ठीक है, सो प्लांट्स को ही क्लासिफाइड देम ओके इनटू herbs, into
herbs, shrubs and trees. ठीक है, 3 कैटेगरी में ग्रुप किया, herbs, shrubs and trees. ठीक है, herbs मतलब they have soft stem, they have soft and flexible stem. They have soft and flexible stem. ठीक है, and इनका साइज जो होता है, the height of this plants is less than 2 meters. The height is supposed to be less than 2 meters. तब जाके आप उसको कंसिडर करोगे as herbs. Shrubs की अगर बात करें तो shrubs they have woody stem. They have thin woody stem आप बोल सकते हैं. They have a thin woody stem and the height is moderate. Height is medium or moderate. अगर ट्रीज की बात करें तो ट्रीज जो होते हैं, ट्रीज के बारे में तो आपको पता है कि उनका जो स्टेम होता है इट इज थिक एंड वुडी. इन ट्रीज द स्टेम इज थिक एंड वुडी. ठीक है, और हाइट की अगर बात करते हैं तो दे वेरी टॉल, thick woody stem and we term it as trunk of the tree. ठीक है, और हाइट की बात करते हैं तो हाइट इज वेरी टॉल comparatively to this two, they are very tall. So this was classified by Aristotle. ठीक है, कि प्लांट्स को मॉर्फोलॉजिकल और हैबिट के बेसिस पे he grouped them into 3 categories, that is herbs, shrubs and trees. herbs में वो आते थे जिनके पास सॉफ्ट एंड फ्लेक्सिबल स्टेम होता था, हाइट लेस देन 2 मीटर्स होती थी. shrubs में आते थे थिन वुडी स्टेम वाले प्लांट्स, ठीक है, जिनकी हाइट मीडियम होती थी. और ट्रीज में कौन आता था, ट्रीज में आते थे थिक एंड वुडी स्टेम जिसे ट्रंक कहा जाता है. ओके, और उनकी हाइट काफी ज्यादा होती थी कंपेयर टू दी हर्ब्स एंड द श्रब्स. ठीक है, सो दिस वाज द क्लासिफिकेशन फॉर प्लांट्स. For the animals, Aristotle used RBC. To differentiate different types of animals, he used RBC. मैं इसको रब करूंगा. So animals were classified on the basis of red blood cell. This is a very primitive method जो एरिस्टोटल ने यूज किया. So classified on the basis of red blood cell, RBC जिसे कहा जाता है. अगर RBC प्रेजेंट है, if RBC is present, and if RBC is absent, ठीक है, तो अगर प्रेजेंट है तो इट इज टर्म्ड एज, दोज एनिमल्स आर टर्म्ड एज एनीमा. दोज एनिमल्स आर टर्म्ड एज एनीमा. और अगर एब्सेंट है तो दे आर टर्म्ड एज एनेमा. ठीक है, सो दिस वाज द 2 ग्रुप्स और कैटेगरीज फॉर एनिमल्स जिसमें एनिमल्स को क्लासिफाई किया था. आरबीसी एब्सेंट तो दैट इज एनेमा एंड आरबीसी प्रेजेंट दैट इज एनीमा. ठीक है,
but this cannot group up all the animals that are present on the surface of the earth. This classification is not suitable for all the animals, or it cannot accommodate all the living varieties which are present on the surface of the earth. ठीक है, तो इसके बाद जो दूसरा साइंटिस्ट था, that is the father of taxonomy, that is Carolus Linnaeus, he gave another classification because this was not suitable for all the living organisms on the surface of the earth. So new classification was developed. Two kingdom classification was developed by father of taxonomy, by the father of taxonomy, that is Carolus Linnaeus. ठीक है, Carolus Linnaeus. ठीक है, तो he gave two kingdom classification, and इस two kingdom classification का first kingdom था kingdom Plantae and kingdom Animalia. So there is kingdom Plantae ठीक है, and kingdom Animalia. ठीक है, सो नाउ व्हाट वर द डिफरेंशिएटिंग कैरेक्टर्स कि यार किंगडम प्लांटे के पास क्या क्या कैरेक्टर्स थे, किंगडम एनिमलिया के पास क्या क्या कैरेक्टर्स थे अकॉर्डिंग टू द कार्लस लिनियस. तो यहाँ पे जो क्लासिफिकेशन था दैट वाज बेस्ड ऑन द प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल. तो अगर सेल वॉल की बात करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि सेल वॉल इज प्रेजेंट इन प्लांटे while it is absent in animal kingdom. animals के पास नहीं होता है सेल वॉल, आपको पता होना चाहिए ये चीज. ठीक है, दूसरी चीज न्यूट्रिशन. लेट्स टॉक अबाउट लोकोमोशन. चलो लोकोमोशन. अगर लोकोमोशन की बात करते हैं तो प्लांट्स में लोकोमोशन क्या है, एब्सेंट है. और इसमें क्या है, प्रेजेंट. द एनिमल्स कैन मूव अराउंड बट द प्लांट्स कैन नॉट. ठीक है, फिर अनदर इज बेस्ड ऑन द न्यूट्रिशन. किसके ऊपर बेस्ड है, ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन. तो न्यूट्रिशन का क्या है, तो प्लांट वाला जो ग्रुप है उसके अंदर तो जितने भी प्लांट्स है दे हैव द एबिलिटी टू मेक देयर ओन फूड. ठीक है, तो खुद का खाना बना सकते हैं. सो दे आर टर्म्ड एज ऑटोट्रॉफिक. और ये जो ग्रुप है एनिमल किंगडम का, वहां पे एवरी एनिमल इज डिपेंडेड ऑन अदर फॉर फूड. सो इट इज टर्म्ड एज हेटेरोट्रॉफिक. सो वी हैव ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. तो एनिमल किंगडम में सबके पास हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है और प्लांट किंगडम में सबके पास ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है. समझ में आ रही बात. ठीक है, सो दिस वर द क्राइटेरिया जिसके बेसिस पे दो ग्रुप्स में डिवीजन हुआ था. फिर
response to external stimulus, response to एक्सटर्नल स्टिमुलाई या फिर स्टिमुलस। तो आपको पता है कि प्लांट्स जो है दे कैन नॉट रिएक्ट टू द एक्सटर्नल स्टिमुलस, तो मैं यहां पे लिख दूंगा एब्सेंट। Whereas the animals they are very sensitive to the external stimulus, ठंडी है, गर्मी है, they react to it. So यहां पे मैं लिखूंगा present। क्या है? प्रेजेंट है। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो था जिसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन है, दैट इज कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का जो प्रेजेंस होता है दैट इज ओनली विद द एनिमल सेल। ठीक है, प्लांट सेल के पास कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स नहीं होते हैं, इसको याद रखना है आपको। सो मैं यहां पे लिखूंगा एब्सेंट एंड यहां पे प्रेजेंट। ठीक है, सो दिस आर सम ऑफ द कैरेक्टर्स ऑन based on which Carlus Linnaeus made two groups, that is the animal kingdom or the kingdom Animalia and kingdom Plantae. ठीक है, तो cell wall is one of the criteria, locomotion is one of the criteria, nutrition is one of the criteria, response to external stimuli is one of the criteria, and contractile vacuole is one of the criteria. ठीक है, now which organisms were placed by Carlus Linnaeus in the plant kingdom? ठीक है, and animal kingdom. Let's see. So in the plant kingdom, Carlus Linnaeus placed bacteria, fungi, he placed bacteria, algae, fungi, bryophytes, pteridophytes, gymnosperm, and एंजियोस्पर्म। ठीक है, सो किंगडम प्लांटे में अकॉर्डिंग टू कार्लस लिनियस कौन से एनिमल्स आते थे, कौन से ऑर्गेनिजम्स आते थे? सो बैक्टीरिया आता है, आल्गे आता है, फंगाई आता है, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म। ये नाम आपने पहले सुन रखे, 9th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ रखा था चैप्टर क्लासिफिकेशन, उसमें ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, फंगी, आल्गे और बैक्टीरिया आ चुके हैं। ठीक है, नाउ व्हेन यू लुक एट दिस एग्जांपल्स, तो आप यहाँ पे नोट करोगे कि इस एग्जाम्पल में ये जो ऑर्गेनिज्म है, ये क्या है? ये प्रोकैरियोटिक है, और बाकी के जो ऑर्गेनिजम्स है ये क्या है? यूकैरियोटिक है। तो यहां पे आप देखो कि कार्लस लिनियस ने जो एक ग्रुप बनाया है ऑर्गेनिजम्स का प्लांट किंगडम का, उसके अंदर प्रोकैरियोटिक भी डाल दिए है और यूकैरियोटिक भी डाल दिए। एक ग्रुप की अगर आप बात करते हो तो उसमें वो चीजें होती है जिनकी कैरेक्टरिस्टिक्स सिमिलर होती है, बट यहाँ पे आप देख रहे हो प्रोकैरियोटिक वाले ऑर्गेनिजम्स और यूकैरियोटिक वाले ऑर्गेनिजम्स भी है। ठीक है, एनिमलिया की बात करते हैं, किंगडम एनिमलिया की, तो यहाँ पे उन्होंने प्लेस किया प्रोटोजोअन्स को। कार्लस लिनियस प्लेस्ड प्रोटोजोअन्स, इनवर्टिब्रेट्स, and vertebrates। ठीक है, किंगडम एनिमलिया में किसको प्लेस किया? प्रोटोजोअन्स को, इनवर्टिब्रेट्स को एंड वर्टिब्रेट्स को। और यहाँ पे किसको प्लेस किया? बैक्टीरिया, आल्गे, फंगाई, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। ठीक है, तो यहाँ पे काफी सारे नेगेटिव पॉइंट्स है इस
क्लासिफिकेशन के बारे में, जिसकी वजह से ये क्लासिफिकेशन इतना सक्सेसफुल नहीं हो पाया. सो लेट्स गो टू द ड्रॉबैक्स. सो ड्रॉबैक्स की बात करें तो पहला ड्रॉबैक तो आपने देख ही लिया है. प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, और यहां पे देयर इज नो डिफरेंशिएशन, बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स. ठीक है, क्योंकि वो एक ही ग्रुप में प्लेस था और कोई डिफरेंशिएशन नहीं था उनके बीच में. सो नो डिफरेंशिएशन बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स. ठीक है. देयर इज ऑल्सो नो डिफरेंशिएशन बिटवीन द यूनिसेल्युलर एंड मल्टीसेल्युलर एनिमल्स. दोनों एक ही साथ रख दिए थे, यूनिसेल्युलर भी साथ में थे और मल्टीसेल्युलर भी साथ में थे. सो नो डिफरेंशिएशन between unicellular and मल्टीसेल्युलर एनिमल्स. जैसे मैंने बताया कि आप एक ग्रुप बनाते हो तो उस ग्रुप में सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स वाले ऑर्गेनिजम्स होने चाहिए, बट यहाँ पे तो यूनिसेल्युलर भी है, मल्टीसेल्युलर भी है, प्रोकैरियोटिक भी है, यूकैरियोटिक भी है. ठीक है. देयर वाज नो डिफरेंशिएशन बिटवीन ऑटोट्रॉफ्स एंड हेटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म. ऑटोट्रॉफिक भी साथ में और हेटरोट्रॉफिक भी साथ में. ठीक है. सो नो डिफरेंशिएशन बिटवीन न्यूट्रिशन. ठीक है. एंड सम ऑफ द एनिमल्स जो प्लेस किए थे प्लांट किंगडम एनिमल किंगडम में, दे हैव द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ प्लांट एंड एनिमल. Some of the organism consist of characteristics of both plant and animals. They are the characteristics of both plants and animals, and they are known as dual animals. इन्हें क्या कहा जाता है? They are termed as dual animals. ठीक है. Termed as dual animals. So no differentiation between prokaryotes and eukaryotes. ये ड्रॉबैक पॉइंट हो गया. No differentiation between unicellular and multicellular animals. No differentiation between autotrophic and heterotrophic nutrition. And some of the organisms consist of characteristics of both plants and animals. So they are termed as dual animals. So these were the drawbacks of the two kingdom classification given by Carolus Linnaeus. ठीक है. अगर यहाँ पे मैं dual animals की बात करूं, कौन से dual animals है? तो एक dual animal में लेता हूं Chlamydomonas.
क्लेमाइडोमोनास। ठीक है, क्लेमाइडोमोनास की अगर बात करते हैं, सो प्लांट्स वाले फीचर्स क्या और एनिमल्स वाले फीचर्स क्या है? प्लांट्स वाले फीचर्स क्या है और एनिमल्स वाले फीचर्स क्या है? तो प्लांट्स वाले फीचर जो इसके पास है, दैट इज सेल वॉल प्रेजेंट, इट कंसिस्ट ऑफ सेल वॉल, एंड जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है दैट इज ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, मतलब फोटोसिंथेसिस करता है क्लेमाइडोमोनास। और एनिमल वाले कैरेक्टर्स क्या है? तो एनिमल वाले कैरेक्टर्स ये है कि इसके पास फ्लैजिला होता है फॉर लोकोमोशन, दैट मींस इट कैन मूव। flagella for locomotion, and it consists of contractile vacuole। क्या होता है इसके पास? it possesses contractile vacuole। ठीक है, तो दोनों के कैरेक्टर्स आ गए, प्लांट्स की भी है एनिमल्स की भी, इसलिए क्लेमाइडोमोनास को क्या कहा जाता है? इट इज टर्म्ड एज अ डुअल एनिमल। ठीक है, दूसरा ले लेते हैं यूग्लिना। So if I talk about Euglena here, तो Euglena में प्लांट वाला कैरेक्टर, सॉरी एनिमल वाला एक कैरेक्टर दैट इज सेल वॉल एब्सेंट है। सेल वॉल एब्सेंट बिकॉज एनिमल्स में सेल वॉल नहीं होती है। ठीक है, और जो इसका लोकोमोशन है, इट ऑल्सो कंसिस्ट flagella for locomotion। तो ये तो हो गए एनिमल वाले कैरेक्टर्स। प्लांट वाले कैरेक्टर्स कौन से है? तो प्लांट वाले कैरेक्टर ये है कि जो यूग्लिना होता है वो फोटोसिंथेसिस करता है, इट इज ऑटोट्रॉफिक, इट इज ऑटोट्रॉफिक। ठीक है, तो हो गए प्लांट वाले कैरेक्टर्स, एनिमल वाले कैरेक्टर्स। तो डुअल एनिमल आप कंसिडर कर सकते हो, क्लेमाइडोमोनास इज अ डुअल एनिमल एंड यूग्लिना इज अ डुअल एनिमल। ठीक है, तो इन एनिमल्स को कौन से ग्रुप में प्लेस किया जाए? क्योंकि इनके पास तो दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स है, एनिमल की भी कैरेक्टरिस्टिक्स है, प्लांट की भी कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो इनको ग्रुप में कौन से डाले? सो दिस वाज नॉट मेंशन्ड और क्लासिफाइड इन दी टू किंगडम क्लासिफिकेशन गिवन बाय कार्लस लिनियस। इसका कोई भी मेंशन नहीं किया था कि इनको कौन से ग्रुप में डालना है। ठीक है, सो बिकॉज ऑफ दिस ड्रॉबैक, ये सब ड्रॉबैक होने की वजह से देयर केम अनदर क्लासिफिकेशन दैट इज थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन। क्या आया? देयर केम थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन, given by Haeckel। given by the scientist Haeckel। ठीक है, तो यहां पे एनिमल किंगडम तो था पहले से, प्लांट किंगडम भी था, यहां पे नया किंगडम जो इंट्रोड्यूस किया दैट वाज किंगडम प्रोटिस्टा। न्यू किंगडम प्रोटिस्टा was introduced by Haeckel। ठीक है, so now we have one more that is kingdom protista। ठीक है, तो यहां पे जो किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स को प्लेस किया था वो कौन से क्राइटेरिया के बेसिस पे किया था? सो द क्राइटेरिया for
for kingdom protista, what were the criteria? So one of the criteria was morphologically complexity absent होनी चाहिए. Morphological complexity absent. ठीक है, morphological complexity क्या होनी चाहिए? Absent होनी चाहिए. And tissue level of differentiation भी absent होना चाहिए. Tissue level differentiation भी absent होना चाहिए. ठीक है. सो क्राइटेरिया फॉर किंगडम प्रोटिस्टा, दो क्राइटेरिया रखे किसने, हैकेल ने. एक तो मॉर्फोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सिटी एब्सेंट होनी चाहिए, मतलब वो मल्टी सेल्यूलर नहीं होना चाहिए. आई एम सॉरी, मॉर्फोलॉजिकल इज अपीयरेंस वाइज, इट शुड बी वेरी सिंपल. एंड सेकेंड इज टिश्यू लेवल डिफरेंशिएशन एब्सेंट होना चाहिए, मतलब सेल्यूलर लेवल तक का ही डिफरेंशिएशन होना चाहिए, टिश्यू का फॉर्मेशन नहीं होना चाहिए. ठीक है. तो किन ऑर्गेनिजम्स को प्लेस किया गया यहां पे इन द किंगडम प्रोटिस्टा? सो जो ऑर्गेनिजम्स थे, दोज वर यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स, दोज वर यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स. देन दे वर multicellular eukaryotes, and they were prokaryotes. ठीक है, तीन ग्रुप बनाए, सब ग्रुप्स बनाए अंडर द किंगडम प्रोटिस्टा. दैट इज यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं, मल्टीसेल्युलर यूकैरियोट्स ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं, एंड प्रोकैरियोट्स हो सकते हैं. ठीक है. तो यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स में कौन किन किन को रखा उसने? तो यहां पे रखा उन्होंने प्रोटोजोआ एंड स्लाइम मोल्ड्स. प्रोटोजोआ एंड स्लाइम मोल्ड्स को प्लेस किया याली कैटेगरी में, यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक में. मल्टीसेल्युलर यूकैरियोट्स में किसको प्लेस किया? तो यहां पे प्लेस किया फंगाई एंड आल्गे को. और प्रोकैरियोट्स में किसको प्लेस किया? तो प्रोकैरियोट्स में प्लेस किया बैक्टीरिया को. किसको प्लेस किया? बैक्टीरिया को. ठीक है. तो समझ में आया, हैकेल ने 3 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था. ओके, एनिमल किंगडम आ गया, प्लांट किंगडम आ गया, जो नया किंगडम इंट्रोड्यूस किया दैट इज प्रोटिस्टा. ठीक है. और प्रोटिस्टा में किन एनिमल्स को प्लेस किया गया? तो यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स को प्लेस किया गया, दैट इज प्रोटोजोअन्स एंड स्लाइम मोल्ड्स. मल्टीसेल्युलर यूकैरियोट्स को प्लेस किया, दैट इज फंगाई एंड आल्गे. एंड प्रोकैरियोट्स को प्लेस किया, दैट इज बैक्टीरिया. ठीक है. क्राइटेरिया क्या था? व्हाट वाज द क्राइटेरिया? द क्राइटेरिया वाज देयर शुड बी मॉर्फोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सिटी एब्सेंट होनी चाहिए. इन एनिमल्स में मॉर्फोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सिटी क्या होनी चाहिए? एब्सेंट होनी चाहिए. और टिश्यू लेवल डिफरेंशिएशन भी एब्सेंट होना चाहिए. टिश्यू लेवल डिफरेंशिएशन भी क्या होना चाहिए? एब्सेंट होना चाहिए. ठीक है. नाउ लुकिंग एट दिस क्लासिफिकेशन आल्सो देयर आर लॉट ऑफ ड्रॉबैक्स अवेलेबल. जैसे कि यहां पे भी यूनिसेल्युलर मल्टीसेल्युलर साथ में आ गए. ओके, एनिमल्स आर प्लेस्ड टुगेदर. प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स आर प्लेस्ड टुगेदर. ठीक है. एंड ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक एनिमल्स आर प्लेस्ड टुगेदर. तो यहां पे भी ड्रॉबैक्स थे. तो इसके बाद कौन सा क्लासिफिकेशन आया? 4 किंगडम क्लासिफिकेशन. ठीक है. तो मैं इसका ड्रॉबैक लिखता हूं, ड्रॉबैक ऑफ 3 किंगडम क्लासिफिकेशन. सो 3 किंगडम क्लासिफिकेशन के ड्रॉबैक की बात करें तो यहां पे फिर से मैं लिखूंगा यूनिसेल्युलर एंड मल्टीसेल्युलर एनिमल्स आर प्लेस्ड टुगेदर. यूनिसेल्युलर एंड मल्टीसेल्युलर
animals are placed together. ठीक है, यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर एनिमल्स को साथ में प्लेस किया था, किसमें? थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन में भी. प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक एनिमल्स वर प्लेस्ड टुगेदर. प्रोकैरियोटिक and eukaryotic animals were placed together. ठीक है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक को भी साथ में डाल दिया था. एंड ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक एनिमल्स, ऑटो एंड हेटेरोट्रॉफिक animals were placed together. ठीक है, तो ये जो थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन है वो भी गलत हो जाएगा, क्योंकि ग्रुप में तो सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स वाले होने चाहिए. तो यहाँ पे तो यूनिसेल्युलर मल्टीसेल्युलर को भी साथ में रख दिया, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक को भी साथ में रख दिया, ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक को भी साथ में रख दिया. मतलब अभी तक के जो भी क्लासिफिकेशन थे, टू किंगडम क्लासिफिकेशन है, थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन है, दे वर नॉट अप्रोप्रिएट. ठीक है, एनिमल्स को ठीक तरीके से इन ग्रुप्स में, इन क्लासिफिकेशन में प्लेस नहीं किया गया था. ठीक है, सो देन केम द फोर किंगडम क्लासिफिकेशन. ठीक है, सो इन दिस लेक्चर आई विल कीप this classifications. In the next lecture we'll move to the four kingdom classification. So make sure आप इस लेक्चर को अच्छे से go through करो, और go through करने के बाद आप अच्छे से नोट्स बना के मुझे व्हाट्सएप करो. ठीक है, सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, आपको अच्छे से समझना पड़ेगा. ओके, आप समझने की कोशिश करो, कंसेप्चुअली क्लियर रहो, तो आपको एमसीक्यू सॉल्व करने में ज्यादा मजा आएगी. ठीक है, सो आई विल कीप दिस मच फॉर द लेक्चर. इन द नेक्स्ट लेक्चर विल टॉक अबाउट द फोर किंगडम क्लासिफिकेशन. ठीक है, थैंक यू.